हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्लाउड अफेयर्स। और आज है 13 मई। 13 मई से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी न्यूज़। तो पहले हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हमें इस लाइफ में कुछ भी पाना है तो उसके लिए हमें सिर्फ खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी हमारा दोस्त, हमारे पेरेंट्स या कोई भी दूसरा व्यक्ति हमें उसके लिए हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि अगर हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो भी हमें अपने लिए ही करना है और अपने द्वारा ही करना है। तो हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको गाइड कर सकता है, पर मेहनत आपके हाथ में है। ये ठीक इसी प्रकार से है कि जो हमारे कर्म है उन्हीं के अनुसार हमें मोक्ष मिलता है, ना कि किसी और के कर्म के अनुसार। तो होपफुली आप समझ चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। तो स्टार्ट करने से पहले हमने जो कल करंट अफेयर 12 मई की थी उसका एक हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 117 नई मंडियों की स्थापना की गई थी कल ई नैम प्लेटफॉर्म के द्वारा, इसके बारे में हमने पढ़ा था। और सेकंड न्यूज़ है, जो SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने लॉकडाउन के बाद जो फिर से जो उनका मतलब स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज़ है उनकी जो मेंटेनेंस को डेवलप करने के लिए एक 6 सदस्यीय पैनल बनाया था। उसके बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था। और फिर नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी जो DRDO की जो DFRL की एक लैब थी जिसका नाम था प्रकाश। तो उस लैब को उन्होंने फ़िलहाल कोविड-19 के जो वायरस है उसके सैंपल्स की जांच करने के लिए मैसूर की जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसको दे दिया था। तो ये हमारी न्यूज़ हमने कल पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है उसने एक वर्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिससे कि वो अपनी जितनी भी कलाकृतियां हैं उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसका नाम था NGMA के संग्रह से। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी इंडियन ICMR और BBIL, इनकी न्यूज़ थी हमारी नेक्स्ट, कि इन दोनों ने मिलकर कोविड-19 की पहली पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन निर्मित करने का कार्य किया था। तो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि LCTA किट, जो जितनी भी अभी तक की कोविड-19 से रिलेटेड हमारी किट्स बनी हैं उन सभी किट्स में जो LTCA नाम से बनी है वो सबसे ही उत्तम क्वालिटी की है। ठीक है, हमने इसके बारे में पढ़ा था क्योंकि अभी तक आप सभी जानते हैं कि जो RT-PCR है वो जितनी भी वैक्सीन्स बनती है उसी का एक रूप है। तो उसमें सबसे अच्छी जो वैक्सीन बनी है वो RT-PCR बनी है। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी कि जो चंद्रवदन जी हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फेयर ऑफ गॉड। तो ये पुस्तक भ्रष्टाचार से संबंधित थी। इसमें उन्होंने बताया था कि जो नायक का कैरेक्टर है उसने किस प्रकार से अपनी वकालत की थी और एक अच्छे चीज़ को प्राप्त किया था। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी जो नरेंद्र बत्रा जी हैं, जो कि हमारे किसके अध्यक्ष थे? जो कि हमारे अध्यक्ष थे फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी यानी हॉकी परिसंघ के अध्यक्ष थे। उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और आप सभी को पता है कार्यकाल क्यों बढ़ाया जाता है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से कुछ भी काम संभव नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी AOL के साथ ट्राइफेड ने जो यानी आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ट्राइफेड जो बताया था मैंने आपको, ट्राइफेड्स क्या थी, जो जनजातीय लोगों के लिए उनके उत्थान के लिए कार्य करता है। तो उनके साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि वो आदिवासी जनजातियों को बढ़ावा दे सके, उनके उद्यमों को बढ़ा सके। नेक्स्ट न्यूज़ थी हमारी प्रसिद्ध इतिहासकार श्री हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो चुका था। तो इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना था कि ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। नेक्स्ट न्यूज़ था हमारे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जो कि 11 मई को मनाया जाता है। और जो इस बार की इनकी थीम थी वो था कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था को दोबारा से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट था हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जो कि WHO द्वारा मनाया जाता है यह डे। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ये सब संभव हुआ था। तो ये थी कुछ कल की न्यूज़ेस। आशा करता हूँ आपका रिवीजन हो चुका होगा। तो अब चलते हैं आज की न्यूज़ के साथ। जम्मू और कश्मीर में जो 4G इंटरनेट सेवाओं को बहाल करने के लिए यानी कि उन्हें दोबारा से स्थापित करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स है
उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और यह समिति सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार गठित की गई है। तो जैसा आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी नेट की जो सेवाएं थी वो बंद चल रही हैं, तो उसी को दोबारा गठित करने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और उसी के अंतर्गत अब जो है वहाँ पर एक समिति स्थापित की गई है जो किसकी अध्यक्षता में है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स की अध्यक्षता में है। और इस बेंच में शामिल होंगे जस्टिस NV रमन, जस्टिस और सुभाष रेड्डी, और जो इस यूटी के जो मुख्य सचिव और संचार मंत्री हैं श्री BR गवई, ये भी इसमें शामिल होंगे। तो ये जानते हैं जम्मू और कश्मीर के बारे में। तो इसकी राजधानी आप सभी को पता है कि गर्मियों में तो श्रीनगर रहती है और जम्मू रहती है इसकी सर्दियों में, तो ये आपको होपफुली पता होगा। और जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है जो अटल पेंशन योजना है हमारी, उसको पूरे 5 साल हो चुके हैं। यानी जो अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्थापित की गई थी, आज उसको पूरे 5 साल हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। तो 9 मई 2015 को शुरू की गई जो अटल पेंशन योजना थी, आज उसको पूरे 5 साल हो चुके हैं। और इस योजना के तहत अब तक कुल नामांकन 2,23,54,028 हैं। तो ये अमाउंट थोड़े याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप कोई एग्ज़ाम हो तो वहाँ पे पूछा जा सकता है। और आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो जो ये योजना है वो 18 से लेकर 40 साल की बीच के किसी भी उम्र के व्यक्ति द्वारा इस योजना का पात्र बना जा सकता है। इसके नामांकन के लिए जो न्यूनतम राशि है वो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक है। इसमें जितना भी आप अपनी अमाउंट पे करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिलेगी जो 1,000 रुपये से लेकर 5,000 के बीच में होगी, जो कि आपको जब आपकी एज 60 ईयर्स प्लस हो जाएगी उसके बाद मिलनी स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर हमें इसका ये याद रखना पड़ेगा कि एज क्राइटेरिया क्या है और जो ये लास्ट में पेंशन मिलती है उसका क्राइटेरिया क्या है। तो जो ये योजना है इसने स्वावलंबन योजना को प्रतिस्थापित किया है। यानी कि हमारे देश में इससे पहले स्वावलंबन योजना थी, उसको स्थापित कर कर PM मोदी ने ये स्थापित की थी। तो जो योजना है इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं PFRDA यानी पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट। तो अभी हाल ही में WHO द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट जारी हुई है। तो इसके कुछ मुख्य बिंदु देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नर्सिंग नाउ कैंपेन और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, इन तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस साल जो संयुक्त राष्ट्र ने ही चुना है जो नर्स और मिडवाइफ को अपने जो थीम चुना है इस वर्ष का, तो उसी की ओर यह एक सराहना का कार्य है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.56 मिलियन नर्स है, कि जो इंडिया है उसमें 1.56 मिलियन नर्स हैं। हालांकि इन नर्सों में जो पेशेवर हैं यानी प्रोफेशनल नर्सिस हैं वो सिर्फ 67% है, और जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं वो 36.9 नर्स हैं किसी 10,000 बंदों पर। तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं WHO के बारे में। इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधनोम गब्रियेसिस और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। संकट में छात्रों की मदद करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ने अपनी एक हेल्पलाइन चलाई है जिसका नाम है भरोसा। तो आप सभी जानते हैं जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस डिलेमा में रहते हैं कि उनका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, या फिर वो आगे अपना परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं या किस प्रकार से उन्हें एडमिशन मिलेगा। तो उस सभी दुविधाओं को दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा ने एक हेल्पलाइन यूज़ किया है जिसका नाम है भरोसा। तो इस भरोसा ऐप के द्वारा उन्होंने एक अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो है 0804680110, जिस पर कॉल कर आप कोई भी विद्यार्थी अपनी परेशानी शेयर कर सकता है उनके साथ और वो उसका समाधान करने में समर्थ होंगे। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य ओडिशा के सभी विद्यालयों के छात्रों को संज्ञानात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। यानी उन सभी को जो दोबारा से रिहेबिलिटाइजेशन करना है जो भी इस समय कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आगे जानते हैं ओडिशा के बारे में।
तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी और राज्यपाल हैं यहाँ के गणेश लाल जी। तो नेक्स्ट न्यूज़, तो जो हमारे एमएसएमई हैं, यानी आप सभी जानते हैं लघु मंत्रालय, उसने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है। तो हमारे एमएसएमई मंत्रालय ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक चैंपियंस पोर्टल नामक लॉन्च किया है, जिसका कार्य क्या हुआ, इसमें एक कंट्रोल रूम है। उस कंट्रोल रूम के माध्यम से जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं उन सभी के जो विषय में जो भी जानकारी है या फिर जो भी उनको आगे काम करना है, किसकी कितनी रिपोर्ट्स है, उन सभी की जानकारी यहाँ पर ऑनलाइन रूप से चलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये भी एक कंट्रोल रूम है, इसमें वर्चुअल तरीके से सारे काम किए जाएंगे। इस पोर्टल का उद्देश्य भारत की जो एमएसएमई है उसकी सहायता करनी है और इसको टेक्नोलॉजी से लिंक करना है। ठीक है, इसका जो प्रयोग यही होगा कि जो इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी को आपस में लिंक करते हुए जो हमारी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से बढ़ाना है। तो इसका मेन काम यही है कि शिकायतों को सुलझाना है, समर्थन करना है, प्रोत्साहित करना है और मदद करना है। तो याद रखना चाहिए फ्रेंड्स इस न्यूज़ के बारे में भी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है हमारी स्वस्थ वायु। तो भारत ने 36 दिनों के अंदर ही, मात्र 36 दिनों के अंदर ही एक वेंटिलेटर तैयार कर लिया है, जिसका नाम है स्वस्थ वायु। आइए जानते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने NAL नेशनल एयर स्पोर्स लेबोरेटरीज के माध्यम से या उसके साथ मिलकर एक स्वस्थ वायु नाम का वेंटिलेटर विकसित किया है। इस वेंटिलेटर को 36 दिनों की रिकॉर्ड समय में डिज़ाइन किया गया है, यानी कि अब तक का ये रिकॉर्ड समय है कि मात्र 36 दिनों में एक वेंटिलेटर तैयार किया गया है। इस वेंटिलेटर को NABL द्वारा मान्यता दी गई है। तो आप सभी को पता होगा कि जो NABL है वो हमारा परीक्षण, किसी भी जो मेडिकल क्षेत्र में कोई भी नई डिवाइस बनती है तो उसके परीक्षण के लिए सर्टिफिकेट देता है। तो उसने भी इसको सर्टिफिकेट दे दिया है, यानी कि यह पूर्ण तरीके से मान्यता प्राप्त कर चुकी है। यह चिकित्सा उपकरणों, प्रयोगशालाओं, परीक्षण प्रदाताओं और सभी का प्रमाणन करता है। तो स्वस्थ वायु का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि किसने इसको इन्वेंट किया है। इन्वेंट किया है आपका CSIR के NAL ने। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। मध्य प्रदेश सरकार FIR आपके द्वार योजना स्थापित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। यानी कि जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने एक नया पुलिस क्षेत्र में इनोवेशन किया है कि FIR आपके द्वार योजना। इसके माध्यम से जो FIR है वो ऑनलाइन माध्यम से दर्ज की जा सकती है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वह घर बैठे हुए FIR ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकता है। तो देखिए ये अभी तक के एक पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा 23 पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इस योजना के साथ राज्य के गृह मंत्री ने एक हेल्पलाइन भी शुरू की है, जो इस हेल्पलाइन का नंबर है डायल 112। इसके द्वारा तत्काल एम्बुलेंस सेवाएं, अग्निशमन सेवाओं को प्रदान करेंगे और थोड़े समय के भीतर ही पुल पर करने में सक्षम हो जाएगी। तो ये आप मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है FIR आपके द्वार योजना। तो आइए जानते हैं FIR के बारे में। तो FIR जैसे होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो इसको 1973 की CPC की धारा के तहत स्थापित या परिभाषित किया जाता है। तो हमें याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने फिर आपके द्वार योजना लॉन्च की है। अब हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने के लिए एक डिजिटल सम्मेलन री स्टार्ट को संबोधित किया। जैसे हम सभी जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने जो 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस था उसी को मनाने के लिए एक नया सम्मेलन स्थापित किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा है री स्टार्ट। तो यहाँ पर री स्टार्ट का एक फुल फॉर्म है एस्पिरेंट्स, तो उसकी फुल फॉर्म है रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशंस। तो यहाँ पर ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि री स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हमें याद रखनी चाहिए। तो यहाँ पर यही दिया है इसके बारे में कि री स्टार्ट एक सम्मेलन स्थापित किया है हमारे विज्ञान मंत्रालय के मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने,
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने के लिए। तो यहाँ पे री स्टार्ट की फुल फॉर्म याद रखिएगा एस्पिरेंट्स। तो हर्षवर्धन जी के बारे में जानते हैं, ये चांदनी चौक से पुरानी दिल्ली से हैं। गुजरात स्थित मैक पावर पीपीई के लिए भारत की पहली स्वदेशी सीम सीलिंग मशीन का उत्पादन करती है। तो जैसे आप सभी जानते हैं पीपीई यानी पर्सनल, जैसे आप सभी जानते हैं कि पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। जितने भी कोरोना वायरस के होने के बाद जितने भी हमारे डिवाइसेस बन रहे हैं या खाने के उत्पाद जा रहे हैं, उन सभी को सीलबंद उपकरणों में लिया जा रहा है। तो इस सीलबंद उपकरण को बनाने वाला जो हमारा भारत का पहला जो स्टेट है वो गुजरात बना है। तो गुजरात की मैक पावर कंपनी है जिसने पहली सीम मशीन की स्थापना की है। तो मैक पावर सीएनजी मशीन लिमिटेड, जो कि सीएनसी जो राजकोट में है स्थापित, उन्होंने पीपीई किट बनाने वाला पहली स्वदेशी बन चुके हैं। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान रखने के पॉइंट है कि जो हमारी पहली पीपीई किट के लिए जो सीम मशीन है वो किसने बनाई है, तो मैक पावर गुजरात ने बनाई है। तो आइए जानते हैं गुजरात के बारे में। तो राजधानी है यहाँ की गांधीनगर और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत जी। और यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं। तो वसंदा नेशनल पार्क भी यहीं पर है और ब्लैक बक नेशनल पार्क भी यहीं पर पाया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो कुमार संगकारा हैं, श्रीलंका के जो पूर्व कप्तान रह चुके कुमार संगकारा, उनको एमसीसी अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए फिर चुना गया है। जैसे कि लॉकडाउन के कारण जितने भी सर्विसेज हैं उन सभी में जो पहले अध्यक्ष थे उन्हीं को नेक्स्ट कार्यकाल के लिए चुना जा रहा है। तो इसी के क्षेत्र में एक और कार्य किया गया है। तो कुमार संगकारा थे हमारे, जो कि मैरी लोबिन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष थे, उन्हें इस बार फिर इस क्लब के अध्यक्ष के लिए चुना गया है। तो जो ये मैरी लोबिन क्रिकेट क्लब है, ये फ्रेंड्स जो लंदन का लॉर्ड्स मैदान है जहाँ पर क्रिकेट के मैचेस होते हैं, तो उन्हीं का एक क्लब है जिसका नाम है मैरी लोबन क्रिकेट क्लब। तो वहीं पर जो ये संगकारा जी हैं, इनको कप्तान चुना गया था लास्ट ईयर अक्टूबर के टाइम पे। तो ये ऐसा करने वाले या फिर पहले नॉन ब्रिटिश पर्सन थे जो ब्रिटेन के मैरी लोबिन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष बने थे, और अब लॉकडाउन के कारण उन्हें ही जो अगले साल के लिए भी दोबारा से चुन लिया गया है। तो आइए जानते हैं मैरी लोबिन क्रिकेट क्लब के बारे में। तो इस क्लब के अध्यक्ष हैं GMN कॉर्बेट जी, और इसकी स्थापना 1787 में हुई थी और इसका मुख्यालय है लंदन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ है हमारी, दीपा मलिक ने पीसीआई के प्रमुख पद प्राप्ति हेतु रिटायरमेंट की घोषणा की है। जैसे आप सभी जानते हैं पैरा एथलीट हैं हमारी दीपा मलिक जी, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था। उन्हीं ने अब रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। तो उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा इसलिए की है ताकि वो पीसीआई यानी पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष बन सके। इसी के कारण उन्होंने अपनी शॉर्ट पुट से रिटायर हो चुकी हैं, ताकि वो पीसीआई यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुनी जा सके। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी कोई भी अगर एथलीट है या स्पोर्ट पर्सनैलिटी है, वो पीसीआई कमेटी में तभी सम्मिलित हो सकता है यदि वह कोई सक्रिय खेल ना खेल रहा हो। तो इसी अध्यक्ष बनने के लिए उन्होंने अपना जो खेल है उससे रिटायरमेंट ले लिया है, ताकि वो पीसीआई का पद प्राप्त कर सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फीफा अंडर 17 का जो विश्व कप है वो 17 फरवरी 2021 से भारत में आयोजित किया जाएगा। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि ये आयोजित अभी होने वाला था इसी साल, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से उसे स्थगित कर 17 फरवरी 2021 को स्थापित किया जाएगा या खेला जाएगा। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अब जो 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो इसके लिए 5 स्थान चुने गए थे। तो उन 5 स्थानों में थे हमारे नवी मुंबई, गुवाहाटी, अहमदाबाद, कोलकाता, भुवनेश्वर। इन 5 स्थानों पर ये खेले जाने थे इस साल, लेकिन अब इनकी डेट बदल कर हो चुकी है 17 फरवरी से 7 मार्च 2021। तो जानते हैं फीफा के बारे में।
फीफा का जो मुख्यालय है वो है स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में। और जो फीफा का आइडियल सेंटेंस या फिर आदर्श वाक्य है वो है खेल के लिए विश्व के लिए। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फीफा के, वो हैं जियानी इन्फेंटो। तो ये थी फीफा के बारे में कुछ जानकारी। तो यहाँ पे ये याद रखना थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि फीफा अंडर 17 जो विश्व कप है वो कहाँ पर होने वाला है, तो वो हमारा इंडिया में होने वाला है। तो यहीं के साथ हमारी सारी न्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।